हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस में फिजिक्स का एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो आज हम लोग देखेंगे कि कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, शक्ति क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या है, ऊर्जा का मात्रक क्या है, शक्ति का मात्रक क्या है, कितने प्रकार का ऊर्जा होता है, कितने प्रकार का शक्ति होता है। तो आज के सेशन में सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। सो हेलो गाइस, माय नेम इज जेबी सर और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल जेबी सर क्लासेस। सो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जनरली डेली लाइफ में कार्य करते हैं, दौड़ते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हम वर्क कर रहे हैं, वर्कआउट करके आ रहे हैं। हम लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं कि हम लोग कार्य कर रहे हैं, यानी कि एनीथिंग हम लोग जो भी कुछ करते हैं उसको हम लोग कार्य में कंसिडर करते हैं। बट इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस, इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, व्हाट इज वर्क, इसको डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे हम वही आप लोगों को बताने वाले हैं कि कार्य क्या होता है। कार्य का सिंपल सा मतलब है, अगर किसी भी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किसी बॉडी पे फोर्स हमने लगाया और उस बॉडी में फोर्स के करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो साइंस के लैंग्वेज में दैट इज कॉल्ड वर्क डन ऑन द बॉडी। अगर बॉडी पे फोर्स हम लगाते जा रहे हैं बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी, इन दैट केस देयर इज नो वर्क डन ऑन द बॉडी। ओके, तो कार्य की अगर हम सिंपल सा फॉर्मूला की बात करें तो कार्य बराबर होता है, कार्य जिसको वर्क बोलते हैं, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में, बल की दिशा में विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अगर किसी बॉडी पे फोर्स F लग रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट D हो तो वर्क डन W इज इक्वल टू हो जाएगा F इंटू डी। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला फॉर वर्क डन। ठीक, इसका अगर हम अब सपोज करो, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे अगर कोई बॉडी है, एक बॉडी यहाँ पे है, दिस इज अ बॉडी, और यह बॉडी इस तरीके से सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। और बॉडी का मास हम ले लेते हैं कि इसका मास क्या है, बॉडी का मास m है, और इस पर फोर्स हम लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में F फोर्स लग रहा है, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा डिग्री पे, ठीक है। यानी कि फोर्स हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बॉडी में आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा ना, ठीक है। यानी कि अब बॉडी देखो यहां से डिस्प्लेस होकर के यहां पे आ जाती है, इस तरीके से अगर बॉडी हो रही है, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि डी डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम लोग क्या निकालेंगे, वर्क बराबर हो जाएगा वर्क W इज इक्वल टू, अब देखो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो इस फोर्स के इस कंपोनेंट को लेंगे जो कि डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहां पे अगर एंगल थीटा है, इधर फोर्स F है, तो इधर क्या हो जाएगा F cos थीटा, एंड इन दिस डायरेक्शन F sin थीटा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू डी, यानी कि इसको लिखेंगे F D cos थीटा, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला तब वैलिड होगा जब किसी भी बॉडी पे फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से उसके मोशन डायरेक्शन से किसी एंगल पे वर्क करता है, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ठीक, अब इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट, यूनिट वर्क का यूनिट क्या हो जाएगा। अब देखो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, W का यूनिट, W का यूनिट, फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन, एंड डिस्टेंस का यूनिट या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर, और इसी न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो जो कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। तो और सारे इसके मात्रक हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला मात्रक क्या हो गया, हम लोग क्या देखे हैं, न्यूटन मीटर, फर्स्ट यूनिट इज न्यूटन मीटर, सेकेंड क्या हो गया, जूल हो गया, सेकंड क्या हो गया, जूल हो गया, और एक होता है अर्ग, अर्ग होता है ERG, ERG, तो अर्ग होता है सीजीएस में, और न्यूटन मीटर क्या होता है
MKS में और जूल होता है SI में। ये हो गया MKS में और ये हो गया SI में और ये हो गया CGS में। और क्या होता है इसका और छोटा यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ वर्क। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, इसका और मात्रक, इसका बड़ा मात्रक क्या होता है किलोवाट आवर। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर में कितना होता है 3.6 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। तो इस तरीके से कार्य के कुछ महत्वपूर्ण मात्रक होते हैं। जो कार्य के मात्रक होते हैं वही ऊर्जा का मात्रक होता है। ओके, तो अगर किसी भी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट किसी एंगल पे दिया हो तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग निकालते हैं। अब देखो कार्य कितने प्रकार का हो सकता है। अब देखो इस फॉर्मूले में फोर्स का वैल्यू यानी कि वर्क का वैल्यू 0 कब हो सकता है, वर्क डन मिनिमम कब होगा, वर्क डन मिनिमम कब होगा। देखो अगर इस फॉर्मूले में W इज इक्वल टू FD cos थीटा देखें तो वर्क डन मिनिमम कब होगा, व्हेन फर्स्ट कंडीशन व्हेन F इज इक्वल टू 0, यानी कि बॉडी पे फोर्स जब 0 हो जाएगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा W इज इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है, सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो W कितना हो जाएगा FD cos 90। तो cos 90 का वैल्यू 0, तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा 0। तो दिस इज द मिनिमम वर्क डन बाय अ बॉडी, यानी कि किसी बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट फोर्स के परपेंडिकुलर हो रहा है, यानी कि फोर्स इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक हो गया 0 वर्क डन। अब देखो दो तरीके का वर्क डन होता है, एक पॉजिटिव वर्क डन, एक नेगेटिव वर्क डन। क्या होता है पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन। ठीक, पॉजिटिव वर्क डन के केस में क्या हो जाएगा, इफ थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 0 डिग्री एंड ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। थीटा क्या है 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा 0 वर्क डन होगा। अगर थीटा का वैल्यू 0 और 90 के बीच में होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन। सेकेंड कंडीशन क्या है कि इफ थीटा इज इन बिटवीन 90 टू 180 डिग्री, थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, तो उस केस में क्या हो जाएगा नेगेटिव वर्क डन होगा, नेगेटिव वर्क डन। तो इस तरीके से अगर किसी भी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और उसका अप्लाइड फोर्स या डायरेक्शन हमको दिया हुआ है तो हम इजिली फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से कार्य होता है, कार्य का मात्रक होता है। अगर इसके वीमा की हम बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला वीमा, तो वीमा क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू F इंटू डी। तो F का क्या होता है, F का ml T माइनस 2 इंटू डी का क्या L हो जाएगा, तो ml2 T माइनस 2। तो इस तरीके से हम लोग कार्य का वीमा निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप कार्य के बारे में सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अब हम लोग बात करते हैं ऊर्जा की। कार्य तो हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखते हैं ऊर्जा क्या होता है। देखो कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के ना समरूप होते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी बॉडी के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा। तो हम लोग अब ऊर्जा के बारे में देखते हैं कि ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा देखो, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यानी कितना ज्यादा हम काम कार्य कर सकते हैं
उसी के हिसाब से हमारी ऊर्जा डिसाइड होती है। तो ऊर्जा दो प्रकार की होती है। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? मेन रूप से ऊर्जा को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। दो पार्ट कौन कौन से हैं देखते हैं हम लोग। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, एंड दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, दो तरीके की ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? गतिज ऊर्जा, यानी कि किसी भी वस्तु में उसकी गति विशेष के कारण जब ऊर्जा संचित होती है तो दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। यानी कि वस्तु या पिंड में गति के कारण ऊर्जा, गति के कारण ऊर्जा, ठीक है, गति ऊर्जा कहलाती है। अब सपोज करो कि कोई बॉडी है, यहाँ पे कोई बॉडी है और इस बॉडी का मास m है और ये बॉडी v वेलोसिटी से गति कर रही है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। यानी कि अगर वेलोसिटी का मान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। इसी को देखो और हम कैसे लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m, यानी कि m से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m। इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2 mv का स्क्वायर अपॉन m, यानी कि 1/2 mv क्या है? p है, p स्क्वायर अपॉन m। तो क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ p स्क्वायर अपॉन m, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के ई इज प्रोपोर्शनल टू p, यानी कि आप पिंड का संवेग जितना ही ज्यादा होगा उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, यदि संवेग दूना होगा तो गतिज ऊर्जा दूनी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर पिंड की वेलोसिटी दूनी हो रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। इस पे सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि कोई बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 2 मीटर पर सेकेंड है, और आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगा? इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। देखो k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर एंड हेयर k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। संवेग के समानुपाती होता है लेकिन वेग के वर्ग के समानुपाती होता है, तो ये होता है गतिज ऊर्जा। दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा क्या मतलब होता है कि किसी वस्तु के स्थिति विशेष के कारण, किसी वस्तु की स्थिति विशेष के कारण उसके अंदर जो ऊर्जा संचित होती है दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। जैसे सपोज करो कि दिस इज द ग्राउंड लेवल, दिस इज द ग्राउंड लेवल, और इस ग्राउंड लेवल से h हाइट पे दिस इज हाइट h, और इस h हाइट पे कोई बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है, इसका मास m है, तो इस हाइट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी PEmgh, ठीक है, हाइट के प्रोपोर्शनल होता है, वेयर जहां पर m मास है, मास ऑफ बॉडी, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, एंड h हाइट यानी कि ऊंचाई है। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हाइट बढ़ाते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती जाती है। ठीक, तो ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब देखो इसी से रिलेटेड एक नियम आता है, जिसको बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? आओ हम लोग देख लेते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है,
ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो हम लोग लिख लेते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है, नष्ट की जा सकती है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, बट डिस्ट्रॉय या जनरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। तो आई होप यह नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हमको देखना है कि पावर क्या होता है। पावर जिसको शक्ति बोलते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और कार्य किस दर से हो रहा है, वर्क किस रेट से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पावर। तो पावर क्या हो जाएगा? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यानी कि पावर P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि W/T। ठीक, इसका मात्रक हम लोग देखते हैं। मात्रक, तो फर्स्ट मात्रक इसका क्या हो जाएगा? जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड, और इसी जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। जूल पर सेकेंड को ही वाट बोलते हैं। और इसका बड़ा मात्रक क्या होता है? इसका बड़ा मात्रक होता है किलोवाट। इससे भी बड़ा होता है मेगावाट। तो क्या है? ये सब शक्ति के मात्रक होते हैं। तो आई होप इस लेक्चर में आप लोगों को तीनों चीजें क्लियर हुई होगी। ऊर्जा क्या होता है, कार्य क्या होता है, शक्ति क्या होता है, तीनों के मात्रक क्या होता है, और ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ नेचर, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। It says that energy neither be created nor be destroyed. It can only transferred from one form to another form. Okay, getting my point? तो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।